The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, जहां पर आप लोगों ने बात की जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की या फिर nth ऑर्डर रिएक्शन की। उसके बाद आप लोगों ने बात की काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसके अंदर आप लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन को पढ़ा, पैरेलल रिएक्शन को पढ़ा, साइड रिएक्शन को पढ़ा, आप लोगों ने रिवर्स रिएक्शन को पढ़ा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को पढ़ा। और इन सब को पढ़ने के बाद आप लोगों ने स्टार्ट की थ्योरीज। और सबसे पहले आप लोगों ने हुड का कंसेप्ट देखा, वहां से आपने जनरेट की अपनी आर्हेनियस की इक्वेशन, और आर्हेनियस की इक्वेशन के अंदर आपने कुछ लिमिटेशन देखी, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा गार्नियर कंसेप्ट। और गार्नियर कंसेप्ट के ऊपर बेस अभी तक आप लोग कोलिजन थ्योरी को पढ़ चुके हो। उसके बाद आप लोग थर्मोडायनामिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को भी पढ़ चुके हो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। आज इस क्लास को बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर, IIT जैम के अंदर, फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 25 of chemical kinetics. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑन टेम्परेचर। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग CSIR नेट एग्जाम की या फिर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर से आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और अभी आने शुरू हुए हैं। रिसेंट ईयर के अंदर आप लोग देख पाओगे कि 2017 के अंदर भी क्वेश्चन है, 18 के अंदर भी क्वेश्चन है, 13 में भी क्वेश्चन है, 14 में भी क्वेश्चन है और 15 के अंदर भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पार्ट से। आपको पता होना चाहिए किस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको थ्योरी पूरी आती है, अच्छे से आपने समझी है, तो क्वेश्चंस को आप लोग विद इन 30 सेकंड्स आराम से कर पाओगे। अभी तक की क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख लो, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग एक कनेक्टिंग वे के अंदर पढ़ रहे हैं। पूरी सीरीज जो है वो एक कंटिन्यूएशन के अंदर है। सीरीज के अंदर जो भी लेक्चर आप लोग बीच में ब्रेक करोगे, एक चेन की तरह है। अगर आपने बीच में कोई भी पीस ब्रेक किया तो चेन अच्छे से आप लोग फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से समझना है तो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करो। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी केमिकल काइनेटिक्स की RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑन टेम्परेचर। अब इस टॉपिक के ऊपर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको कुछ 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर आपको बताया है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग आखिर कर क्या रहे हो। आप लोग अपने के इक्विलिब्रियम को पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म के अंदर लिख रहे हो। तो अगर आप लोग उसको पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको पार्टीशन फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पढ़ाया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी आपको कंप्लीटली आनी चाहिए, तभी आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे केमिकल काइनेटिक्स के। उसके बाद किस तरीके से आप लोग अपने के इक्विलिब्रियम को लिखते हो पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुत सिंपल सी क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, A प्लस B आपके पास क्या बन रहा है, C बन रहा है। अगर आप चाहो तो इसके के इक्विलिब्रियम आप लोग कैसे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी कि आपने अपने के इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख लिया और आपको लिखना आता भी है, लेकिन आप इसके इक्विलिब्रियम को पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आपका जो के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, पार्टीशन फंक्शन ऑफ C डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन ऑफ A इनटू में पार्टीशन फंक्शन ऑफ B, और साथ में बस यहां पर क्या आती है, कुछ एनर्जी वाली टर्म आती है, लेकिन उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टर्म पास कैसी होने वाली है, एक्सपोनेंशियल होने वाली है। आप पढ़ रहे हो टेम्परेचर की डिपेंडेंस, और टेम्परेचर आपके पास यहां पर आने वाला है पार्टीशन फंक्शन के अंदर। और पार्टीशन फंक्शन भी आप लोगों ने अलग अलग मोशन के लिए अलग अलग पढ़ा है। ट्रांसलेशन का पार्टीशन फंक्शन अलग होता है, रोटेशन का अलग होता है, वाइब्रेशन का अलग होता है, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इन सब चीजों के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो उसके बाद
आपको देखनी है कि आखिर किस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास टेम्परेचर के ऊपर पावर कितनी है। जैसे कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर आपके पास ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है तो वहां पर आपके पास क्या आता है, T⁻³ आता है, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया आपके पास 1/2 हो गया। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर होता है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास T⁻1 आती है, यानी कि A के कोरस्पॉन्डिंग 1/2 पावर हो जाएगी। अगर आपका मॉलिक्यूल हुआ नॉन लीनियर तो वहां पर आपके पास क्या होते हैं, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। और आपने एक्सप्रेशन में देखा था क्यू रोटेशन किए कि वहां पर T⁻3/2 आई थी, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसका मतलब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोरस्पॉन्डिंग भी क्या होने वाला है आपके पास, T1/2 की पावर आएगी 1 के कोरस्पॉन्डिंग। और आपके पास जो रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आने वाली है, T⁻1/2 आने वाली है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसके अंदर से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्या हो रही होती है, रिएक्शन हो रही होती है। तो उस लूज वाइब्रेशन की वजह से आपके पास एक टर्म आ जाती है kBT/H, बाहर निकलकर तो T⁻1 आपके पास निकल कर आ गई है उस लूज वाइब्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग। अब जो बाकी के आपके पास बच जाते हैं वाइब्रेशंस को, उसको आपको इग्नोर कर देते हो कि आप लोग कहते हो कि लो टेंपरेचर के ऊपर आपके पास वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास रिएक्शन के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन लूज वाला करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग kBT/H आया है तो T⁻1 तो आपके पास वहां से है ही, वो आपके पास फिक्स है। उसके बाद ट्रांसलेशन की रोटेशन की आपको अलग अलग से लिखनी है। कैसे लिखते हो, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने देखा था कि जो आपके पास यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था, यहाँ पे पास क्या था, kBT/H, ये कहां से आया है, क्यू वाइब्रेशन लूज की वजह से आया ये वाला टर्म, यानी कि T⁻1 आपके पास ये है, ये आपके पास लूज वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से है। और अगर रिएक्शन हो रही है तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी आपके पास एक लूज वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ही होगा। इसका मतलब T⁻1 आपके पास हमेशा होगी ही होगी। उसके बाद आपके पास यहां पर क्या होता है, K इक्विलिब्रियम, जिसको आप लोग क्या लिखते हो, पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म के अंदर लिखते हो। अगर आप लोग एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी के रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन आपके पास कुछ इस टाइप की होती है, जिसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, मान लीजिए आपके पास 2 एटम मिलकर क्या बन रहे हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, जहां से आपके पास क्या बन रही है, प्रोडक्ट बन रहा है। और स्टेट आपके पास कैसी है, लीनियर है, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, L से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर होता है तो ट्रांजिशन कितनी होती है, 3, रोटेशन कितनी होती है, 2, वाइब्रेशन कितनी होती है, 3n-5 फॉर्मूले को यूज करोगे तो क्या निकल कर आपके पास 1 निकल कर आ जाएगा वाइब्रेशन की। तो मान लीजिए आपके पास यहां पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपके पास क्या है, एटम है। अगर एटम है तो रोटेशन वाइब्रेशन तो नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई सिंपल एटम होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होते हैं। अगर आपके पास सिंगल एटम है तो रोटेशन और वाइब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन और वाइब्रेशन आप लोग किसी के रिस्पेक्ट में करते हो। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास रोटेशन और वाइब्रेशन के लेवल्स होते हैं, लेकिन सिंगल एटम के पास आपके पास ना तो रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाली है, ना ही आपके पास वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाली है। तो इस एटम के पास भी क्या होंगे, 3 ट्रांसलेशन, इसके पास भी क्या होंगे, 3 ट्रांसलेशन। यहां से क्या बनेंगे, आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। अगर वो लीनियर है तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 3 ट्रांसलेशन होंगे ही होंगे। लीनियर है इसलिए क्या हो जाएंगे, 2 रोटेशनल, और वाइब्रेशन कितने बच जाएंगे, 3n-5 के 1 के साथ 5 के हिसाब से ए वन आपके पास क्या बन जाएंगे, वाइब्रेशन के बन जाएंगे। लेकिन इसको आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही वाइब्रेशन बचा है, ये चला जाएगा लूज वाइब्रेशन के अंदर, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने kBT/H पहले से ही लिखा हुआ है। इसके बाद मान लीजिए आपके पास यहां पर होते हैं 5 वाइब्रेशंस, तो एक कहां पर आ जाता है, लूज, उसकी वजह से आपके पास क्या आ जाता है, kBT/H आ जाता। बचे कितने, 4, इसको भी आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। इसका कोई भी यूज नहीं होगा आपके पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। अगर ये कंट्रीब्यूट करेगा तो क्वेश्चन के अंदर अलग से मेंशन होगा कि वाइब्रेशन की वजह से आपके पास T⁻1/2 आ रही है, तो उसको आप लोग वहां पर एज इट इज लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग अपना जो पार्टीशन फंक्शन है उसको आपको इस पावर के अंदर, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर भी ब्रेक करना है। ये आपके पास क्या है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है। कैसा आपके पास लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो ट्रांसलेशन होने वाले हैं भाई 3, रोटेशन कितने होने वाले हैं आपके पास 2 होने वाले हैं, वाइब्रेशन आपके पास कितने होने वाले हैं, 1 होने वाला है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, क्यू ऑफ ट्रांसलेशन इंटू में क्यू ऑफ रोटेशन इंटू में क्यू ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद जितने ट्रांसलेशन होते हैं उतनी पावर आ जाती है। ट्रांसलेशन कितने आपके पास 3 है तो 3 की पावर लगा दी, रोटेशन कितने हैं 2 है तो 2 की पावर लगा दी, वाइब्रेशन कितना है 1 है तो 1 आपने यहां पर क्या लगा दी है, पावर लगा दी है। ये आप लोगों ने लिखा है पार्टीशन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू योर ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद आप लोग यहां पर आओगे, आपके पास क्या है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ एटम, आपका जो ए एटम है उसके कोरस्पॉन्डिंग। इसमें क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन है, कितने हैं 3 है तो क्या लगा दो, 3 पावर आप लोग यहां पर लगा दोगे। ये आपके पास सेकंड एटम है, उसके अंदर आपके पास क्या है, ट्रांसलेशन मोशन है, कितने आपके पास 3 और 3 आप लोग यहां लगा दोगे, पावर लगा दोगे। तो इस तरीके से आपको अपने के इक्विलिब्रियम को लिखना है पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म के अंदर। उसके बाद अगर आपको पता चलेगा कि आपके पास यहां पर ट्रांसलेशन है तो एक ट्रांसलेशन की कोरस्पॉन्डिंग आपके पास टी के ऊपर 1/2 पावर आती है। तो यहां पर क्या आपके पास 3 है तो
तीन की कॉरस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी पास टी की पावर 3/2 हो जाएगी। या तो आप लोग उसको इस तरीके से डायरेक्ट ले सकते हो, या फिर आप लोग क्या लिखो एक की कॉरस्पॉन्डिंग लिख दो 1/2, उसका आप लोग क्या कर दो क्यूब कर दो। बात क्या है सेम है, अगर एक ट्रांसलेशन कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 पावर आ रही है तो तीन की कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कितनी आने वाली है टी की पावर 3/2 आने वाली। तो डायरेक्ट आप लोग यहां पर ले सकते हो कि आपके पास जो ये क्यू ट्रांसलेशन है 3, इसकी वजह से आपके पास क्या आने वाली है टी की पावर 3/2 आने वाली है। उसके बाद आपके पास यहां पर क्या है, दो रोटेशन के हैं, एक रोटेशन की वजह से 1/2 आती है, तो दो की वजह से कितने आपके पास टी की पावर 2/2 आपके पास यहां पर आ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है अपने क्यू वाइब्रेशन जो कि कितने आपके पास एक है, ये कहां चली जाती है, लूज के अंदर चली जाती है। तो एक तो आपको यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि लूज के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने केबीटीएच पहले से ही लिखा हुआ है। तो पहले तो आप लोग क्या करो, एक को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे एक को तो ये आपके पास हटी जाएगी यहां से, तो इसका यहां पर कोई रोल होने वाला है नहीं। अगर यहां पर उसके बाद भी कुछ बच जाती है तो उसको भी आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो वाइब्रेशन वाली को आप लोग भूल जाओ। उसके बाद यहां पर आपके पास क्या है, क्यू ट्रांसलेशन है 3 की पावर, यानी यहां पर भी आपके पास क्या आएगा, टी की पावर 3/2 आएगा। यहां पर क्या है, क्यू ट्रांसलेशन 3, यानी यहां पर भी क्या आएगा, टी की पावर 3/2 आएगा। उसके बाद आप लोग यहां पर इसको सोल्व कर लो, इसको आप लोग एज इट इज काट सकते हो। तो क्या बच गया, टी की पावर 1 बच गई, जो कि मैंने कहां से उठाई है, यहां से उठाई है। उसके बाद यहां पर पास कितनी है, 2/2 है, क्या करूंगा मैं यहां पर ऐड करूंगा प्लस का 2/2। उसके बाद यहां पर पास क्या है 3/2, इसको मैं क्या करूंगा यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्या बन जाएगा माइनस का 3/2। ये बन जाएगा पास ओवरऑल क्या बन जाएगा, टी की पावर 1/2। तो आपको पता चल गया कि जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसके अंदर टेम्परेचर आएगा और उसके ऊपर पावर आपके पास क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो ये पावर आपके पास कब आई है, जब आपके पास रिएक्शन कैसी हो रही है, एटम प्लस एटम, और आपका जो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बन रहा है वो लीनियर बन रहा है। तो उस केस में आपने देखा कि आपके पास क्या आएगी, टी की पावर यहां पर 1/2 आएगी। आप जैसे ही अपनी रिएक्शन को चेंज करोगे यहां पर टेम्परेचर की पावर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है, कैसी हो रही है, आपके पास पहले आपके पास कोई एटम है, फिर आपके पास कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, जो आपकी स्टेट बन रही है आपके पास कैसी बन रही है, नॉन लीनियर बन रही है। आपके पास यहां से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस केस के अंदर भी आप लोग बिल्कुल वैसे ही चलोगे। सबसे पहले आप लोग अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर क्या कर दो, असाइन कर दो अपने अपने मॉलिक्यूल को। अगर आपके पास यहां पर एटम है तो आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन हुई कितनी होगी आपके पास, 3 होती है, 3 ही रहेंगी। मॉलिक्यूल लीनियर है तो ट्रांसलेशन 3 होती है, रोटेशन आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर मॉलिक्यूल आपके पास कैसा है, नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशन कितनी हो गई, 3 हो गई। यहां पर रोटेशन कितनी आपके पास, 3 हो गई। वाइब्रेशन के बारे में आप लोग बता नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं आपके पास यहां पर कितने मॉलिक्यूल हैं, आपके पास इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं पता तो आप लोग वाइब्रेशन कैसे निकालोगे। वैसे भी वाइब्रेशन की आपको जरूरत नहीं होती है, लूज वाइब्रेशन की फर्क पड़ता है, उसके लिए आप लोग यहां पर क्या लगाकर चलते हो, केबीटी अपॉन में एच लगाकर चलते हो। तो वाइब्रेशन को भूल जाओ। उसके बाद क्या लिखना है यहां पर, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर रिएक्टेंट क्या है, ए है, यानी कि पार्टीशन फंक्शन ऑफ एटम इनटू में पार्टीशन फंक्शन ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। अब आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर लो अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर भी। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या आपके पास क्या है, नॉन लीनियर कैसे निकलेगा इसके अंदर, क्यों होंगे पास ट्रांसलेशन के कितने होंगे, 3 होंगे, और आपके पास कितने होंगे, 3 होंगे रोटेशन, यानी क्यों आपके पास रोटेशन कितने होंगे, आपके पास यहां पर 3 होंगे। तो इसकी वजह से कितनी आ जाएगी, टी की पावर 3/2 आएगी। इसकी वजह से आपके पास क्या आएगा, 3 की पावर 3/2 आएगी, सेम जैसे मैंने अभी अभी आपके साथ ऊपर किया है। उसके बाद यहां पर पास क्या है, एटम है, अगर सिंगल एटम है तो क्या होंगे, 3 ट्रांसलेशन होंगे। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पावर कितनी आएगी, टी की पावर 3/2 आपके पास यहां पर पावर आ जाएगी, यानी कि टी की पावर 3/2 किसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास, ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद पास क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, आपके पास क्या होने वाले हैं, ट्रांसलेशन होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, और क्या होगा आपके पास, रोटेशन होंगे, कितने होंगे आपके पास, 2 आपके पास होंगे रोटेशन, क्योंकि आप मॉलिक्यूल आपके पास कैसा है, लीनियर है। यानी कि इसी वजह से आपके पास क्या आने वाली है, टी की पावर 3/2 आएगी, और इसी वजह से आपके पास क्या आएगी, टी की पावर 2/2 आएगी। तो इन पावर को मैंने यहां पर पुट किया हुआ है। उसके बाद सॉल्व कर लो, आपके पास क्या निकल जाएगा, टी की पावर 0 यहां पर निकल जाएगी, यानी कि यहां पर पावर आपके पास क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। रिएक्शन चेंज हो रही है, पावर भी चेंज हो रही है। रिएक्शन को आप लोग और चेंज कर दोगे तो पावर आपके पास और भी अलग तरीके से चेंज हो जाएगी। थर्ड टाइप मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर से एक रिएक्टेंट आपके पास कैसा हुआ, लीनियर हुआ, और सेकंड रिएक्टेंट पास कैसा हुआ, नॉन लीनियर हुआ, और आपके पास जो यहां पर स्टेट बन रही ट्रांजिशन आपके पास कैसी है, नॉन लीनियर है। तो अगर आपको पता है कि अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर होता है तो 3 क्या रहेंगे, ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 क्या रहेंगे आपके पास, रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसको आप लोग यहां पर एज इट इज लिख लो। अगर आपका मॉलिक्यूल रहता है नॉन लीनियर तो आपके पास क्या रहने वाली है, 3 रहेंगी ट्रांसलेशन, और आपके पास 3 ही क्या रहेंगी, रोटेशनल रहेंगी। फिर आप लोग क्या कर लो, अपने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को लिख लो। ये क्या है आपके पास, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कॉरस्पॉन्डिंग है, लूज वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कॉरस्पॉन्डिंग है। यहां से आपके पास क्या आएगा, टी की पावर 1 तो आपके पास हमेशा रहेगी ही। उसके बाद आपने अपना क्या लिखा है, के इक्विलिब्रियम को लिखा है पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म के अंदर। यहां क्या आएगा, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसके अंदर आपके पास क्या है, 3 ट्रांसलेशन है तो एक की कॉरस्पॉन्डिंग 1/2, 3 कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ जाएगी, टी की पावर 3/2 आ जाएगी। 3 क्या है, रोटेशन में क्या लगा दोगे आप लोग, टी की पावर 3/2 लगा दोगे। नीचे आपके पास क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग इसकी लीनियर रिएक्टेंट की। इसके अंदर आपके पास क्या है, 3 ट्रांसलेशन यानी कि टी की पावर 3/2 आएगा। फिर क्या है, 2 रोटेशन यानी कि आपके पास टी की पावर 2/2 भी आएगा। अब बात करते हैं सेकंड रिएक्टेंट की, वो आपके पास कैसा है, नॉन लीनियर है। इसके अंदर
अंदर आपके पास क्या है, 3 ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 यानी कि 3 उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2 आ जाएगा। रोटेशन भी 3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, t की पावर 3/2 आपके पास फिर से आ जाएगा। उसके बाद पावर्स को सॉल्व कर लो, आपके पास क्या निकल जाएगा, t की पावर -3/2 निकल जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के ऊपर पावर आपके पास 0 भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। कोलिजन थ्योरी ने कहा कि आपके पास जो t के ऊपर पावर थी वो 1/2 थी। फिर आपके पास आई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसका आपने किया थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट, उसने कहा कि t के ऊपर पावर क्या आएगी, 1 आएगी। फिर आपके पास आई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसने कहा कि t के ऊपर आपके पास कुछ भी पावर हो सकती है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी हो रही है। और जैसे जैसे आप लोग यहां पर रिएक्टेंट को चेंज कर रहे हो तो आपके पास अलग अलग t की पावर निकल कर आ रही है। यानी कि सबसे अच्छी थ्योरी अभी तक आप लोग इसको मानते हो, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को मानते हो। एक रिएक्शन मैंने यहां पर वो ली हुई है, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन कुछ इस टाइप की हो रही है। आपके पास क्या है, 3 रिएक्टेंट यहां पर है। पहला आपके पास कैसा है, एटम है, या आपके पास कैसा है, लीनियर है, आपके पास कैसा है, नॉन लीनियर है। फिर आपके पास कैसी बनेगी, नॉन लीनियर बनेगी। तो आपको पता है कि इन शेप के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाले हैं। अगर आपके पास एटम होता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाले, आपके पास 3 ट्रांजिशन स्टेट होने वाली है। लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर 3 होती है ट्रांजिशन, 2 होती है रोटेशन। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर 3 होती है ट्रांजिशन और आपके पास 3 ही क्या होती है, रोटेशन होती है। उसके बाद आपको अपने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को लिखना है अपनी kBTH अपॉन में पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म के अंदर। ये kBTH आपके पास कहां से आया, लूज वाइब्रेशन की वजह से आया। बाकी वाइब्रेशन को आप लोग इग्नोर कर देते हो। तो लूज वाइब्रेशन की वजह से आपके पास t की पावर 1 आपके पास हमेशा पहले से ही होती है। उसके बाद आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ क्या, नॉन लीनियर के ट्रांजिशन स्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां पर पास क्या है, 3 ट्रांजिशन डिग्री फ्रीडम में से कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, t की पावर 3/2 आएगा। और आपके पास क्या है, 3 रोटेशन थ्योरी में आपके पास क्या आएगा, t की पावर 3/2 फिर से आ जाएगा। फिर आप लोग इसको डिवाइड कर दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से। पहला मॉलिक्यूल क्या आपके पास a है, यानी कि एटम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 क्या होने वाली है, ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाली है। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, t की पावर 3/2 आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिएक्टेंट के ऊपर। यहां पर क्या है, 3 ट्रांजिशन यानी कि t की पावर 3/2 आएगा और क्या आपके पास 2 रोटेशन यानी कि t की पावर 2/2 भी आएगा। तो वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास कैसा है, नॉन लीनियर, यहां पर आपके पास क्या आएगा, t की पावर 3/2 आएगा और t की पावर 3/2 आएगा। ये आ गया ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग, आपके पास क्या आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, रोटेशन की कॉरस्पॉन्डिंग आ गया। पूरे को आप लोग सॉल्व कर लो, आपके पास क्या निकल जाएगा, t की पावर -3 निकल जाएगा। और यहां पर देख सकते हो कि आपके पास t की जो पावर है ये आपके पास वेरी कर रही है जैसे ही आप लोग यहां पर रिएक्टेंट्स को चेंज कर रहे हो। तो रियलिटी के अंदर आप लोग इसी को फॉर्मेट को लेकर चलते हो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है उसके अंदर जो प्री एक्सपोनेंशियल है उसके ऊपर टेंपरेचर की पावर क्या आएगी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के अंदर। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसी टाइप के आपके वो क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है CSIR नेट 2015 का क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A फॉर ए रिएक्शन बिटवीन अ लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल दैट फॉर्म प्रोडक्ट थ्रू ए नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट इज गिवन बाय। तो ये तो हमने अभी किया है। मॉलिक्यूल आपके पास रिएक्टेंट कैसा है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, स्टेट आपके पास कैसी बन रही है, नॉन लीनियर बन रही है। तो आप लोग इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख लो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो लिख लो। लीनियर है तो ट्रांजिशन 3 होगी, रोटेशन आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नॉन लीनियर है तो ट्रांजिशन 3 रहती है, रोटेशन आपके पास कितनी हो जाती है, यहाँ पर भी 3 आपके पास हो जाती है। वाइब्रेशन को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ लूज वाइब्रेशन वाले को काउंट करना है। उसकी वजह से kBTH आप लोगों ने पहले से ही यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखा, पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म के अंदर आप लोगों ने अपने k इक्विलिब्रियम को लिख दिया, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर आपके पास स्टेट कैसी है, नॉन लीनियर है, 3 क्या है, ट्रांजिशन ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि t की पावर क्या आएगी आपके पास 3/2 आ जाएगी। आपके पास क्या है, 3 रोटेशन आपके पास क्या आएगा, t की पावर 3/2 आपके पास यहाँ पर और आएगी। उसके बाद पहला डेटा आपके पास कैसा है, लीनियर है तो t की पावर 3/2 आएगी, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग। t की पावर 2/2 आएगी, किसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास, रोटेशन की कॉरस्पॉन्डिंग। ये किसके लिए आपके पास, सिर्फ और सिर्फ लीनियर वाले रिएक्टेंट के लिए है। फिर ये मैंने किसके लिखा हुआ है, नॉन लीनियर वाले रिएक्टेंट के लिए, t की पावर 3/2, t की पावर 3/2, क्योंकि ट्रांजिशन भी 3 होते हैं, रोटेशन में आपके पास क्या होते हैं, 3 होते हैं। सोल्व कर लो, सिंपली सोल्व कर लो, क्या निकल जाएगा आपके पास, टेंपरेचर की पावर माइनस का 1.5 निकल जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको पावर्स यहाँ पर एडजस्ट करनी थी और पार्टीशन फंक्शन को टेंपरेचर की पावर की फॉर्म के अंदर लिखना था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। t की पावर -1/5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 4 मार्क्स आप लोग यहाँ पर बड़े आसानी से विदिन 30 सेकंड स्कोर कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन फॉर ए मॉलिक्यूल आर f ट्रांसलेशन इज इक्वल टू 10 की पावर 10 मीटर इनवर्स, f वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1, f रोटेशन इज इक्वल टू 10 एंड kBT अपॉन में h इज इक्वल टू 10 की पावर 13 एट रूम टेम्परेचर। Na की वैल्यू गिवन है 6 इंटू में 10⁻23। यूजिंग द डेटा अबव द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एटम प्लस लीनियर मॉलिक्यूल डायटोमिक गिवन है। स्टेट आपके पास कैसे ट्रांजिशन आपके पास यहाँ पर नॉन लीनियर है, उससे क्या बन रहा है आपके पास, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी व्हाट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज। 4 आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पहले से ही गिवन है, राइट। तो पार्टीशन फंक्शन
फंक्शन की वैल्यू को एज इट इज पुट कर देंगे प्री एक्सपोनेंशियल के अंदर। टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, पार्टीशन फंक्शन की आपको एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन है, 10⁻10 गिवन है, मीटर इनवर्स नहीं आएगा, पार्टीशन फंक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। वाइब्रेशन की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है। अगर 1 गिवन है देख लिया, इसका कोई भी डिपेंडेंस यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या गिवन है, आपको 1 गिवन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आपको वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन रखेगा, वो 1 ही गिवन रखेगा। उसके बाद रोटेशन वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है, kBTH भी गिवन है, और आपको Na की वैल्यू भी गिवन है। सब कुछ आपको गिवन है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या लिख लो, अपनी रिएक्शन को लिख लो। क्या है, एटम है, यानी कि क्या होगी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रांसलेशन होने वाली है। लीनियर मॉलिक्यूल है तो आपके पास क्या होंगे, 3 ट्रांसलेशन, 2 आपके पास क्या होंगे, रोटेशन। मॉलिक्यूल भी आपको यहाँ पर गिवन है, डायटोमिक है, यानी कि यहाँ पर इसके पास कितने एटम होने वाले हैं, 2 एटम होने वाले हैं। अगर 2 एटम होते हैं तो 3n वाले फॉर्मूले से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 × 2 यानी कि 6 आपके पास हो जाएगी। जिसके अंदर से 3 कहां गई, ट्रांसलेशन के अंदर, 2 कहां चली गई, रोटेशन के अंदर। कितनी बच गई आपके पास, 1 वाइब्रेशन की यहाँ पर बच गई है। इंक्लूड करो मत करो बात क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या गिवन, आपको 1 गिवन है। अगर वैल्यू गिवन है तो आप लोग क्या करो, इसको लेकर चल लो। फिर आप लोग बात कर लो, यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 एटम है, यहाँ पे पास क्या है, 2 एटम है, तो स्टेट बनेगी आपके पास ट्राई एटॉमिक की बनेगी। अगर ट्राई एटॉमिक की बनेगी तो 3n के फॉर्म में क्या हो गया आपके पास, 3 × 3 टोटल आपके पास क्या होगी, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है। जिसके अंदर से 3 के होने वाली है ट्रांसलेशन, 3 के होने वाले पास रोटेशन, और बच के कितनी आपके पास 3 बच जाएगी। तो आपके पास 3 यहाँ पर क्या हो जाने वाली है, वाइब्रेशन वाली हो जाने वाली है, जो आप लोगों ने यहाँ पर आराम से लिख दी। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि जो आपके पास क्यू ट्रांसलेशन है, आपके पास क्या है, 10⁻10 है, क्यू रोटेशन आपके पास क्या है, 10 है, क्यू वाइब्रेशन आपके पास क्या है, 1 है, kBTH की वैल्यू भी आपको गिवन है, 10⁻13 आपको गिवन है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, kBT/H, उसके बाद क्या, पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में आपको क्या लिखना पड़ता है, अपने के इक्विलिब्रियम को लिखना पड़ता है। तो सबकी वैल्यूज गिवन है, इसकी भी 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 गिवन है, सबकी वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 10⁻16 निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शंस को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर कहीं भी 10⁻16 देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपसे क्या बोल रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछ रहा है ए पर मोल के लिए। आपने क्या निकाला है, kBT/H यूज किया, यानी कि आप लोगों ने क्या निकाला है, एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को आप लोग पहले क्या पढ़ते हो, एक एक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हो, उसके बाद आप लोग उसे क्या पढ़ते हो, मोलर स्केल के ऊपर पढ़ते हो। तो यहां पर जो इसने आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको ए गिवन है अकॉर्डिंग टू पर मोल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर आया उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के साथ, जिसकी वैल्यू गिवन है 6 × 10⁻23, उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपका आंसर क्या निकल जाने वाला है, 6 × 10⁻7 निकलने वाला, जो कि आपने क्या निकाला है, 4 मोल निकाला, यानी कि आप लोगों ने क्या कर लिया, मॉलिक्यूल से पर मोल के अंदर आप लोग यहां पर चेंज कर लेते हो। तो वहां पर भी आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। अगर आपको लिखना आता है कि इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फॉर ए गैसियस रिएक्शन CSIR नेट 2014 का क्वेश्चन है, दिसंबर के अंदर आया था, जून वाला भी करा दिया, लास्ट क्वेश्चन किसके अंदर आया, जून के अंदर आया। ये किस में आया, दिसंबर के अंदर आया। तो क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं और 4-4 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो फॉर ए गैसियस रिएक्शन 2NO + Cl2, एक टेंशन बनेगी आपके पास नॉन लीनियर, आपके पास यहां पर क्या बन रहा है, 2NOCl बन रहा है। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द रेट कांस्टेंट इज, टेंपरेचर के ऊपर डिपेंडेंस आपसे यहां पर पूछी गई है। तो कुछ भी नहीं है, आपको यहां पर मॉलिक्यूल्स आपके पास रिएक्शन गिवन है, तो आपको पता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कैसे हैं, लीनियर है, नॉन लीनियर है, कितने आपके पास रिएक्टेंट है, वहां से आप लोग पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग, और वहां से आप लोग अपने टेंपरेचर की डिपेंडेंस भी इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको पता है कि एक पावर आपके पास किसकी वजह से आती है, लूज वाइब्रेशन की वजह से आती है। रिएक्शन आपके पास कुछ इस टाइप की रहेगी, क्या गिवन आपके पास, 2NO गिवन है, यानी क्या है, NO + NO गिवन है। तो आपको यहां पर इसको 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेकर चलना है, क्योंकि आप लोग स्केल को मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर पढ़ते हो। यहां पर आप लोग 2NO को अलग से लिखोगे, NO + NO, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग, और Cl2 के अलग से, इसके अलग से। उसके बाद आप लोग क्या कर लो, अपनी टेंपरेचर की पावर यहां पर एडजस्ट कर लो, और उसको कर देखिए, जो भी आपका आंसर निकल कर आता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं, हिंट मैंने दे दिया है कि आपको 2NO को ब्रेक करना है 2NO के अंदर। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखना है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। लिखने के बाद टेंपरेचर की पावर को वहां पर लगाओगे, जैसे हम लोगों ने लगाया अभी तक की क्वेश्चंस के अंदर। जो भी आपका आंसर निकलता है, 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे, उनको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो एटलीस्ट आंसर को मैच कर अपने सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने गेट 2015 का। क्वेश्चन क्या है, द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन आर एज फॉलोज। क्यू
ट्रांसलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। कितनी होती है आपके पास? 3 होती है, तो 3 क्या गिवन है आपको? टी की पावर 3/2 गिवन है, ये आपको देकर भी चल रहा है। क्यू वाइब्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, इसका कंट्रीब्यूशन आप भी लेकर नहीं चलते हो। और आपको दिया गया है क्यू रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर है। अगर आपका मॉलिक्यूल हुआ लीनियर तो उसके अंदर 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 2 के कोरस्पोंडिंग आपको टी की पावर क्या गिवन है? 1 गिवन है। ये आपको पता भी है कि एक के कोरस्पोंडिंग क्या होती है? 1/2 होती है। 2 की कोरस्पोंडिंग हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। और क्यू रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, अगर मॉलिक्यूल कैसा होता है आपके पास? नॉन लीनियर होता है। ये सारी बातें आपको वैसे पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको एक गिवन भी है तो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। आगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी CTST, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर ए रिएक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ गिवन इज। आपके पास रिएक्शन क्या गिवन है? रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी हुई है, लीनियर मॉलिक्यूल प्लस लीनियर मॉलिक्यूल। आपको स्टेट कैसे बनेगी? यहां पर नॉन लीनियर, आपके पास यहां से क्या बनेगा? उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको यहां पर भी टेम्परेचर की डिपेंडेंस ही लिखनी है। लीनियर प्लस लीनियर क्या बन रही है? स्टेट आपके पास नॉन लीनियर, यहां से आपके पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इनके आप लोग क्या लिख लो? डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लो। इन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोरस्पोंडिंग आपको डायरेक्टली पावर भी गिवन है कि आपके पास क्यू ट्रांजिशन क्या होने वाली है? टी की पावर 3/2 होने वाली है। मॉलिक्यूल अगर लीनियर होगा तो क्यू ट्रांजिशन क्या हो जाएगी? टी की पावर 1 हो जाएगी। मॉलिक्यूल हो गया नॉन लीनियर तो आपके पास क्यू ट्रांजिशन क्या हो जाएगी? टी की पावर 3/2 हो जाएगी। सब चीजें गिवन है, आपको यहां पर वैल्यूज को पुट करना है। अगर आपको वैल्यूज गिवन भी ना होती तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपने इतने अच्छे कंसेप्ट आपके बना लिए, आपने एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को काफी डिटेल के अंदर पढ़ा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आराम से कर पाओगे। वैसे सोल्यूशन मैंने यहां पर दिया हुआ है, टी की पावर -1 यहां पर इसका आंसर आएगा। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस को तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपको दोबारा इन चीजों को आराम से धीरे धीरे भी करवा सकूं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट में मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू एरिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर ए बायमोलिक्यूलर रिएक्शन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज गेट 2018 का एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर ए बायमोलिक्यूलर रिएक्शन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज, कि जो आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसके पास क्या क्या होगा? पहला ऑप्शन है नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऐसा तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसके पास होने वाले हैं, सिर्फ एक क्या करता है? वो लूज करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया? पास गलत हो गया। सेकंड क्या है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बट दे नेवर पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ही आपकी रिएक्शन होती है। एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाता है? ट्रांजिशन के अंदर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन हो रही है। थर्ड क्या लिखा हुआ है? वन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वो चेंज होगा जो अपनी वाइब्रेशन को लूज कर देगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। यानी कि वन लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दैट लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्यों होती है? जो कि आपके पास एक ऐसा वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा जो कि बहुत लूज होगा। लूज मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बहुत ही कम होगी, और उसकी वजह से आपके पास क्या होता है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। गेट के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, CSI नेट के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा? वन लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है कि एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज होता है जो कि कन्वर्ट होने वाला है ट्रांजिशन के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होती है? आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक अच्छी स्टेटमेंट, इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आया था गेट के अंदर, वो स्टेटमेंट भी आपको यहां पर एज इट इज याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू पोलोनी द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट लीड्स टुवर्ड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एक्चुअली कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ही फॉर्मुलेटेड सेम एक्सप्रेशन एज डेवलप्ड बाय एवांस। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को आप लोग 2 साइंटिस्ट के थ्रू पढ़ते हो, एवांस के थ्रू भी पढ़ सकते हो और उसको आप लोग पोलोनी के थ्रू भी पढ़ सकते हो। एवांस आपसे क्या कह रहा था कि जो आपके पास वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके अंदर से एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, जिसको ब्रेक करने से आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद पोलोनी ने इसी चीज को अलग तरीके से कहा। उसने आपसे क्या कहा? उसने आपसे कहा कि एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना लूज हो जाता है कि वो टूटता नहीं है, वो ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांजिशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। तो स्टेटमेंट अलग अलग है, एवांस की और पोलोनी की मतलब सेम है। और जब पोलोनी ने स्टेटमेंट को देखकर एक्सपेरिमेंट किए तो जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपके पास आ रहे थे एवांस से, वो सेम ही रिजल्ट उसके भी आ रहे थे, यानी कि इसकी स्टेटमेंट भी ठीक है और उसकी स्टेटमेंट ठीक है, दोनों की स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि पोलोनी ने क्या कहा था और एवांस ने क्या कहा था। तो ये थी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्ट इफेक्ट, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दो लेक्चर को, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़ना। और अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ Academy को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।